आया करो यार, है ना। बहुत कुछ निकल गया, फिर वो क्या करोगे, उसको देख लेना क्या था। ओके, तो टोलमैन की बातें क्लियर है सबको? बोलो कितने नाम थे? पहला नाम क्या था टोलमैन? आई ओके? टोलमैन का पहला नाम क्या था? प्रत्याशा का मतलब क्या है? बोलो बोलो, प्रत्याशा का सिद्धांत क्यों है इसका नाम? कि जहां भी जाते हैं, कहां पे जाते हैं? जब दोराहे पे जाते हैं, दोराहे का मतलब टी पे, जब भी टी पे जाते हैं तो प्राणी को उस समय दोनों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। और वो रास्ते का जब चुनाव करता है तो क्या सोचता है? यस, इधर मुझे क्या मिलेगा और उधर क्या मिलेगा। ये आशा प्रत्याशा कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या था? क्या था? चिन्ह पूर्णाकार। ओके, तो चिन्ह का मतलब क्या है? संकेत और चिन्ह इंग्लिश में है साइन। क्या है ये? क्या होते हैं ये? एक्चुअली उद्दीपक है। ये क्या है? उद्दीपक है जो मंजिल का शॉर्टकट रास्ता बताते हैं। मंजिल का क्या बताते हैं? शॉर्टकट रास्ता बताते हैं। इसलिए कुछ चिन्हों को दिमाग में एक मैपिंग में सेव कर लेते हैं, उसको बोलते हैं कॉग्निटिव मैप। क्या बोलते हैं? तो एक नाम कॉग्निटिव मैप भी क्लियर हो गया, चिन्ह पूर्णाकार भी हो गया। फिर वो जो मैप बनाते हैं वो पार्ट्स में नहीं बनता बल्कि पूरा बनता है, इसलिए पूर्णाकार शब्द आ गया, इसलिए गेस्टाल्ट शब्द आ गया। और चिन्ह के साथ एक साइन लर्निंग इंग्लिश में आ गया। इंग्लिश में क्या आ गया? साइन लर्निंग। ऋचा तुम कितने दिन से आई हो, बताओ कैसे समझ में आएगा? साइन लर्निंग हो गया। क्या हो गया? साइन लर्निंग। फिर एसएस भी बोलते हैं, उद्दीपकों की सीरीज है। फिर एक नाम, यस, इंग्लिश में मोलर। याद रखना, दो चीजें हैं, एक मोलिक्यूलर एक मोलर। बिहेवियरिस्ट जाने जाते हैं मोलिक्यूलर बिहेवियर के लिए। मोलिक्यूलर का मतलब क्या होता है? किसी भी व्यवहार को कैसे सुधारना, टुकड़ों में बांटकर सुधारते हैं, उसको तो बोलते हैं मोलिक्यूलर। क्या बोलते हैं? और जिसको पूरे व्यवहार को होल एज ए होल देखते हैं उसको बोलते हैं मोलर। तो गेस्टाल्टवादी भी मोलर के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानवादी मोलर के लिए जाने जाते हैं, और टोलमैन स्पेशली मोलर बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। और यस, उद्देश्यपूर्ण व्यवहार में इतना ध्यान रखना, इनकी बुक का नाम पर्पजिव बिहेवियर है ना? पर्पजिव बिहेवियर। और खास बात एक बहुत अच्छा था जो आपने बताया था, अव्यक्त सीखना, लेटेंट लर्निंग। ये क्या है? एक लाइन में बताओ, कोई भी तुम बताओ। यस बोला करो, ये क्या है? बोलो जल्दी बोलो। यस आप बताओ। टी शर्ट, व्हाट इज लेटेंसी या लेटेंट लर्निंग? लेटेंट लर्निंग का मतलब क्या है? जल्दी, इतना टाइम नहीं है। यस ब्लेक। ओके, अव्यक्त क्यों होता है? क्यों होता है उसका जवाब दीजिए। हाँ, इसका मतलब पुनर्बलन किस में काम आता है? निष्पादन में काम आता है, व्यक्त करने के काम आता है। व्यक्त करने में तो क्या काम आता है? पुनर्बलन। लेकिन पुनर्बलन के बिना भी सीखना हो जाता है, लेकिन वो सीखना व्यक्त नहीं होता बल्कि क्या होता है? अव्यक्त होता है। उसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट लर्निंग। क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग। ओके, तो टोलमैन ने सीखने में किसको महत्वपूर्ण नहीं माना? पुनर्बलन को। पुनर्बलन किस में महत्वपूर्ण नहीं है? सीखने में। क्या पुनर्बलन परफॉर्मेंस या निष्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? है, सीखने में नहीं है। ओके चलिए, एक याद रखना, मैंने आपको इंटरवीनिंग की स्पेलिंग जो लिखवाई थी वो गलत थी। इंटर सिंपल, विनिंग, साथ में क्या लिखा था? वेरिएबल्स। इसको कर दो सुनीता, है ना? इंटरवीनिंग ऐसा लिख दो, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स। ये क्या था? तो ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न कभी जिंदगी में आपसे पूछें। इंटरवीनिंग वेरिएबल्स को हिंदी में बोलते हैं मध्यवर्ती चर। क्या बोलते हैं? मध्यवर्ती चर। और मध्यवर्ती चर के उपयोग के लिए दो लोग जाने जाते हैं, टोलमैन और क्लार्क हल। लेकिन खास बात सुनना, पहली बार मध्यवर्ती चर का प्रयोग किसने किया? तो टोलमैन का नाम आएगा। किसका आएगा? टोलमैन का। लेकिन जिन्होंने व्यवस्थित तरीके से उसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट किया वो कौन है? क्लार्क हल। इसलिए मोस्टली हम पढ़ते हैं क्लार्क हल के सिद्धांत का दूसरा नाम SOR। हालांकि SOR को
टोलमैन भी फॉलो करते हैं। लेकिन अगर नाम ही आ गया परीक्षा में SOR किसका है, तो टोलमैन और क्लार्क हल में हम क्लार्क हल के साथ जाएंगे। ठीक है, तीसरी कहानी है वुडवर्थ साहब की। तो पहली बार SOR किसने दिया था, तब हम वुडवर्थ के साथ जाएंगे। SOR थ्योरी किसकी है, तो क्लार्क हल की है। मैं लिखवाऊंगा अभी, SOR थ्योरी किसकी है, क्लार्क हल की है। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कौन कौन संज्ञानवादी हैं, ऐसा आ जाए कौन कौन संज्ञानवादी हैं, सुनो, यह संज्ञानवादी कौन है, नीचे ऑप्शन आ जाए कूट लेविन, वर्दीमर कोफका कोलर और टोलमैन, तो हम सभी के साथ भी जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे ही SOR से संबंधित क्लार्क हल भी है, टोलमैन भी है और वुडवर्थ भी है। पहली बार किसने दिया तब वुडवर्थ का नाम आएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको नोट करके। बाकी SOR थ्योरी किसकी है, तो क्लार्क हल का नाम आएगा। ओके, तो लिखिए क्लार्क, क्या नाम है इनका, क्लार्क लियोनार्ड हल, क्लार्क एल हल। क्लार्क एल हल, क्लार्क एल हल, क्लार्क एल हल, क्लार्क लियोनार्ड हल। बहुत सवाल आते हैं इन पे। पता है इनका सिद्धांत क्या कहलाता है, बताओ? हाँ, SOR बिल्कुल एक नाम है। और पुनर्बलन का सिद्धांत, यस, ये बहुत बार पढ़ते हैं ना, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, तो बोलेंगे क्लार्क हल ने। और कोई नाम याद आ रहा है? क्रिया प्रसूति का थोड़ी, वो तो स्किनर है। सूत्र वाले, शाबाश, इन्होंने सूत्र दिए थे, बहुत बढ़िया बात बोली। सूत्र आपको याद है? पहले हम बच्चों को सूत्र दे दें, ध्यान दो, फिर एग्जाम्पल्स पे जाएं। एक पहले बच्चों को एग्जाम्पल्स दें, फिर बच्चे खुद ही सूत्र बनाएं। तो आपको याद आ रही है दो बातें? यस, आगमन और निगमन। तो इन्होंने क्या दे दिए, सूत्र। क्या दे दिए? इसलिए इनका सिद्धांत कहलाता है डिडक्टिव थ्योरी। क्या कहलाता है? डिडक्टिव थ्योरी या निगमनात्मक सिद्धांत। ये बहुत बड़ी बात है। और आपको जान के पता नहीं है कि नहीं है कि ऐसा कोई सवाल आ जाए परीक्षा में कि अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है, तो भी किसका नाम लेंगे? क्लार्क हल का नाम लेंगे। और बहुत बड़ी बात, क्लार्क हल आपकी तरह मैथमेटिशियन थे। क्या थे? मैथमेटिशियन थे। इन्होंने गणित के सूत्रों का प्रयोग किया, इसलिए बहुत बार परीक्षा में नाम आता है कि किसने मैथमेटिकल कैलकुलेटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग दी। मैथमेटिकल कैलकुलेटिव थ्योरी, जिसको बोलते हैं गणितीय अवकलन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? गणितीय अवकलन का सिद्धांत दिया, तो भी किसका नाम आता है? क्लार्क हल का सिद्धांत आता है। एक इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक शब्द आपने सुना होगा, पोस्टुलेट्स। सुना है पोस्टुलेट्स? पोस्टुलेट इंग्लिश का शब्द है, जिसको हिंदी में कहते हैं अभिकथन या अभिग्रहित पूर्व धारणाएं। यानी ऐसे व्यवहार के बारे में इन्होंने 17 पूर्व अवधारणाएं बताई, 17 पोस्टुलेट्स बताए। कितने बताए? 17 पोस्टुलेट्स, जिनको बाद में थियरम के आधार पे हम जांचते हैं। थियरम होती है प्रमेय। प्रमेय सुना है? तो प्रमेय और पोस्टुलेट्स या थियरम और पोस्टुलेट्स किसने दिया, तो भी किसका नाम आएगा? क्लार्क हल का नाम आएगा। और एक इनका सबसे शानदार जो काम था, वो था ड्राइव रिडक्शन या नीड रिडक्शन वाला, जिसमें उन्होंने एक स्थिति बताई कि हमारी जो बॉडी होती है वो एक ऐसी स्टेट में रहना चाहती है, आरामदायक स्टेट में, जिसको उन्होंने एक नाम दिया था होम्योस्टेसिस। क्या नाम दिया था? होम्योस्टेसिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं शरीर समसंतुलन। क्या बोलते हैं? शरीर समसंतुलन, जिसका इनका साइकिल बहुत प्रसिद्ध है। आपने मोटिवेशन में जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है? NDAGAR पढ़ा है ना? NDAGAR यानी शुरुआत होती है हमारे शरीर में कोई भी आवश्यकता से शुरुआत होती है, वो बेचैनी होती है, अराउजल होता है, फिर हम मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। तो मोटिवेशन की शुरुआत होती है आवश्यकता से, नीड से, ड्राइव से। ये इनका एक बहुत बढ़िया सा पोस्टुलेट है। तो ये तमाम बातें हैं, बस फिर इनके सिद्धांत के कुछ नाम आ जाएंगे, इतना सा ही काम है। ओके, चलिए, तो पहले इनकी बुक लिखो आप, क्लार्क हल बुक्स। दरअसल इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस बुक का नाम जो 1940 में आई थी, 40, 43, 51 3 किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सिद्धांत दिया था वो पहली बुक है,
उसका नाम है, आपको याद है हमने आपको पियाजे पढ़ाते समय एक बात बताई थी, चौथी स्टेज जो है पियाजे की, चौथी स्टेज याद है किसी को? फोर्थ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था याद है ना? उसमें क्या था? उसकी सबसे बड़ी बात, एक तो हाइपोथेसिस होती है और एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है। तो हमने एक नाम बताया था जो पियाजे ने दिया था, याद है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। बोलिए क्या? ओके, वो सेम नाम इनका भी है। इन्होंने जो बुक लिखी उसमें पहले मैथमेटिक्स शब्द यूज किया, पर साथ में डिडक्टिव शब्द आ गया तो वो बन गया मैथमेटिको। तो ऐसा लिखो, मैथमेटिको डिडक्टिव, ये इनकी बुक का नाम ही है, मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ। एक बात और है, इन्होंने रोट लर्निंग बोला है। रोट, रोट समझते हो किसको बोलते हैं? रोट नाम नहीं सुना आपने? 1940 में ये बहुत प्रसिद्ध बुक आई थी जिसमें इन्होंने पहली बार व्यवहार का एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत किया था जो कमाल का था। रोट किसको बोलते हैं? रोट लर्निंग। ओके, रटने वाले को रोट नहीं बोलते, रटना रोट। अपने आप को वो भी किया करो अंकिता। यस, हमने बताया। तो पहली महत्वपूर्ण बुक है मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोट लर्निंग। बोलो क्या नाम है? मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसका मतलब इन्होंने जो लर्निंग का सिद्धांत दिया वो आगमनात्मक पे आधारित है कि निगमनात्मक पे? निगमनात्मक पे। वो इंडक्टिव है कि डिडक्टिव? डिडक्टिव। और साथ में कौन से सब्जेक्ट की खास बात है? मैथमेटिशियन थे ये, तो मैथमेटिक्स। तो नाम हो गया बुक का, आराम से याद रहेगा, मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग। बोलो। हाँ, इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश मत करना, कभी कभी आने वाली लड़की, इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश नहीं करना। मैंने बोला तुम वैसे सोच रही थी, तब मैंने कहा इसका हिंदी अनुवाद करने की कोशिश मत करना, कभी कभी आने वाली लड़की। ये भी नहीं सुना आपने तो हो जाया करो, क्या है। ओके, दूसरी बात, दूसरी बुक का नाम लिखो। दूसरी बुक तो बहुत सिंपल है, बहुत प्रसिद्ध है। बोलिए क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर इनकी बुक आई थी 1943 में। इसमें उन्होंने व्यवस्थित तरीके से मैं खुद ही जिम्मेदार हूं इसके लिए, इसका मतलब ये है क्या? वो मैं उसको तो 3 बार छेड़ा मैंने, कभी कभी आने वाली लड़की, वो भाग गई। हाँ ऐसा है क्या? अच्छा, नहीं तो निहाल करे एक पट के, मतलब नहीं समझे आप? नहीं तो निहाल करे एक पट के रोज के आगे, फिर वो ये सही है जो कह रही है, वो टाइम पास करने आती है। ओके ओके, कोई बात नहीं। वो बता रहा ना मेंटोस वाली, वो होगी मैं इधर घुमा होगी। ओके ओके, ध्यान दो। दूसरा नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर है। थर्ड वन, एक नाम है इसेंशियल्स। ये नाम सुना है कभी? इसेंशियल्स कहते हैं ना, ये चीज तो मेरे लिए इसेंशियल है, इसके बिना रहा नहीं जाता, जरूरी है। तो इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर, ये आई थी 1951 में। इसेंशियल्स, आप तो ऐसे लिख लो हिंदी में ही। कुछ और भी नुकसान हुआ क्या पीछे से? इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। वो मैडम अपने, उनके वो हस्बैंड थे साथ में, है ना, वो बाइक पे बैठे थे, 3-4 थैलियां मिठाई की भरी हुई डिब्बे, आगे बच्चा था। मैं आया ही था,
हाँ, तो फिर मैंने कहा मैडम क्यों नहीं आ रही? तो रुको रुको, उनको रुका, रुको रुको, हमारे सर आ गए, वो रुके। तो मैंने कहा मैं चलता हूँ। बोले सर आओ 1 मिनट, वो डिब्बा दे दिया मेरे को, वो लड्डू वाला। मैंने कहा आप आ क्यों नहीं रही आज? बोले आज देखो नहीं कितना काम है मेरे। काम किए, वो बच्चे का वो सेलिब्रेशन करना है। यही जिंदगी है, ऐसा होना भी चाहिए, है ना? हाँ अच्छा, चाय पिलाती हैं अपने को, अच्छी तो नहीं, पर उनको लाया भी करो, बहुत अच्छी है, फिर वो निकल जाएगा तब क्या करेंगे, है ना? ओके, चलिए 3 किताबें बोलो। सबसे पहली बुक का नाम मैथमेटिको डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोट लर्निंग। कोई भी एक कीवर्ड पकड़ लेना, रोट लर्निंग याद रह गया तो भी परीक्षा में आपका सही हो जाएगा सवाल, क्योंकि लिखना तो पड़ता ही नहीं है। मैथमेटिक्स याद रख लेना, क्लार्क हल मैथमेटिको, तो भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नाम प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर, और तीसरा नाम इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। तीसरा नाम क्या है? इसेंशियल्स बोलते हैं ना, इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, आवश्यक तत्व। तो व्यवहार के लिए क्या जरूरी है, ऐसी किताब है, हिंदी अनुवाद नहीं करना है। इसेंशियल्स ऑफ बिहेवियर। ओके, लिखा सबने? ओके, दूसरी बात अब लिखो। क्लार्क हल, क्लार्क हल, क्लार्क हल भी टोलमैन के समान, क्लार्क हल भी टोलमैन के समान उत्तर व्यवहारवादी हैं। यानी उत्तर व्यवहारवाद का नाम आए तो दोनों, क्लार्क हल भी टोलमैन के समान उत्तर व्यवहारवादी हैं, जिन्होंने, इस बात में समानता है, ये दोनों बातों में समानता है, जिन्होंने मध्यवर्ती चरों, वापस लिख लो, उस दिन कोई गलती हुई तो ये शब्द लिखना इंटरविनिंग, फिर याद नहीं रहा, सही है? यही था क्या सुनीता? वापस देखो इसको, यही था। ओके, जिन्होंने मध्यवर्ती चरों ब्रैकेट में इंटरविनिंग वेरिएबल्स का को कर दो, जिन्होंने मध्यवर्ती चरों इंटरविनिंग वेरिएबल्स को महत्वपूर्ण माना, मध्यवर्ती चरों को महत्वपूर्ण माना। ये पहली बात याद रखिए। क्या होती है इंटरविनिंग वेरिएबल्स वाली बात? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, पर थोड़ा सा पहले 1-2 बात लिख लें, फिर एक साथ ही बताता हूं। कल आपने थोड़ा तो समझ लिया, याद है लड़की वाला एग्जांपल, अंदर क्या हुआ वो उसको खुद को ही पता है। ओके, 2 नंबर, पहली बात लिख ली तो क्लार्क हल किसके समान है? टोलमैन के समान। कौन सी 2 बातों में? एक तो ये भी क्या कहे जाते हैं? उत्तर व्यवहारवादी, और दूसरी बात इन्होंने भी मध्यवर्ती चरों का उपयोग किया। किसका उपयोग किया? मध्यवर्ती चरों का उपयोग किया। मध्यवर्ती चर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरविनिंग वेरिएबल्स। क्या बोलेंगे? इंटरविनिंग वेरिएबल्स। क्या होते हैं मध्यवर्ती चर? सबसे बड़ी बात यही है, क्या होते हैं? अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आती नहीं है, हम बार बार पढ़ते हैं फिर भी। एक तरफ उद्दीपक, एक तरफ अनुक्रिया, एक तरफ स्टिमुलस, एक तरफ रिस्पॉन्स। व्यवहारवादियों के लिए प्रसिद्ध है कि साहब, व्यवहारवादी कहते हैं कि उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में अगर हम दिमाग की बात करें तो वो एक ऐसा बक्सा है, सील बंद है, जो कभी खुलता नहीं है, इसलिए वो ब्लैक बॉक्स ही है। लेकिन क्लार्क हल और टोलमैन इसलिए उत्तर व्यवहारवादी कहलाते हैं, इन्होंने उस बक्से को खोलने की कोशिश करी है। सुन रहे हो मेरी बात? हालांकि पूर्णतः संज्ञानवादी इनको नहीं बोलते, पर इन्होंने क्या कोशिश करी? ये कहते हैं कि सब उद्दीपक और अनुक्रिया जो है, उद्दीपक और अनुक्रिया जो, सुन रहे हो, वो दरअसल आपने कभी सुना होगा ओवर्ट और कोवर्ट सुना है? एक होता है कोवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट, एक होता है ओवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर वो होता है जिसको सब देखते हैं, और कोवर्ट वो होता है जिसको कोई नहीं देखता। सुन रहे हो मेरी बात? तो किसी उद्दीपक के कारण से अनुक्रिया, ध्यान दो, किसी उद्दीपक के कारण से क्या होती है? अनुक्रिया होती है। उस उद्दीपक को और अनुक्रिया को सब लोग देखते हैं, पर ये कहते हैं कि बीच में ये उद्दीपक है, मैं बता ही दूं आपको, चलिए। ये उद्दीपक है, ये क्या है? उद्दीपक, स्टिमुलस, और ये क्या है? रिस्पॉन्स।
तो एसआर थ्योरीज में इनको शामिल करते हैं हम, तो उद्दीपक और रिस्पॉन्स है। लेकिन बीच में क्या होता है, बीच में इंसान या जीव का माइंड आता है, उसमें थिंकिंग भी है, उसमें फीलिंग भी है, फीलिंग्स है ना उसमें, उसमें उसकी बहुत सी दूसरी बातें भी, पता नहीं क्या क्या अंदर लड़ाई होती है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। और वो बीच वाला जो है उसको उन्होंने बोला ऑर्गेनिज्म, ओ, क्या बोला, ओ बोला। तो इनका सिद्धांत SOR कहलाया। क्या कहलाया, SOR। SOR में S है स्टिमुलस, S क्या है, R है रिस्पॉन्स क्या है, और O क्या है, ऑर्गेनिज्म, और क्या है, ऑर्गेनिज्म। अब सवाल उठता है बीच में क्या क्या होता है। तो क्लार्क हल ने, आपने कभी पढ़ा हो तो इनको, ये थेरेपी भी है, बहुत काम भी आती है, कि कई बार हमको ऐसा होता है कि हम किसी, जैसे कॉकरोच को देख के सबको डर लगता है ना, ऐसे पता नहीं क्या होता है। तो क्लार्क हल कहते हैं कि एक्चुअली हमारा माइंड है इसके लिए जिम्मेदार, उसमें हम कुछ स्टोरी बनाते हैं, कहानियां बनाते हैं। और कॉकरोच को देखा, उद्दीपक, फिर रिस्पॉन्स डरने का किया, चिल्लाई एक मैडम, है ना, कॉकरोच को देखते चिल्लाती हो ना आप लोग, ओके, तो ये तो सबने देखा। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे उसका जो दिमाग है उसमें कहानी बनाई उसने। कहानी क्या बनाई कि ये बहुत बड़ा हो गया साइज में और ये मेरे को खा रहा है, ऐसा चिपट रहा है, ऐसी कोई कहानी बनाई, तो वो डरने लगी। इसके विपरीत इसको ठीक करने के लिए थेरेपी भी चलती है आजकल मॉडर्न साइकोलॉजी में, कि आप ऐसे अपने दिमाग में ऐसे विचार लें, छोटा सा है तो छोटा सा है तो छोटा सा है, ये तो छोटा सा है तो फिर डर नहीं लगेगा। इसी तरह से कभी आपने देखा होगा, सुबह अलार्म बजा, इनके क्लार्क हल की खुद की बुक के एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं। सुबह अलार्म बजता है तो फिर कोई उठ जाता है, कोई नहीं उठता, यही होता ना, कोई तो अलार्म बजते उठ जाता है और कोई नहीं उठता। वो कहते हैं कि इसके पीछे वो दिमाग में चलने वाली स्टोरीज हैं, कहानियां हैं। एक तो कहानी ये बनाता है, जो नहीं उठता वो तो कहानी बनाता है, उठते ही मेरे को ये करना पड़ेगा, रजाई छोड़नी पड़ेगी, नहीं लेटे रहो, वो नहीं उठता, उसका रिस्पॉन्स। अब दुनिया ने तो ये देखा कि अलार्म बजा फिर भी नहीं उठा, लेकिन सबको ये नहीं पता कि अंदर कहानी क्या थी। दूसरा, एक लड़का है, तो अलार्म बजता है, अलार्म बजते ही उसके दिमाग में कहानी बनती है कि वो सुबह सुबह जॉगिंग करने आती है लड़की, उसको देखूंगा, तो तुरंत उठ जाता है। ये इनकी खुद की एग्जांपल है क्लार्क हल का। तो दोनों में एक्चुअली एक ने उद्दीपक सेम था, लेकिन दोनों के रिस्पॉन्स अलग अलग आए। सबको पता है रिस्पॉन्स ये है, लेकिन वास्तव में अंदर जो कहानी चल रही है उसको समझना जरूरी है, और उस कहानी के लिए ही हम ओ या ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा कि आपको स्पीच देना है तो फिर हालत खराब हो जाती है। उनकी हालत खराब होती है जिनके दिमाग में कहानियां बनती है कि मैं स्पीच देने जा रहा हूं, फिर मैं अटक जाऊंगा, फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ सवाल पूछ लेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। और वो जो मजे से जाते हैं उनकी कहानी बनती है कि सब लोग स्टैंडिंग एविएशन देंगे, मेरे को तालियां बजाएंगे, मजा आएगा। तो ये कहानियों का खेल है सारा। इसको उन्होंने बोला बीच वाला, इसको बोला मध्यवर्ती चर। क्या बोला, इसका मतलब मध्यवर्ती चर है हमारे दिमाग में बनने वाली कहानियां। मध्यवर्ती चर क्या है, हमारे दिमाग में बनने वाली कहानियां, और उन कहानियों से फिर इमोशंस और फीलिंग जुड़ जाती है। खास बात, ओके, समझ में आई थोड़ी सी बात? अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा ही है। पहली बात आपने लिखी, क्लार्क हल टोलमैन के समान कैसे व्यवहारवादी है, उत्तर व्यवहारवादी है। दूसरी बात, उन्होंने अपने सिद्धांत में किसका प्रयोग किया, मध्यवर्ती चरों का प्रयोग किया। ओके, मध्यवर्ती चरों को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। और इसी आधार पर क्लार्क हल के सिद्धांत का एक नाम आएगा SOR थ्योरी। कौन सा, SOR थ्योरी। ओके, तीसरी बात, अगली बात लिखो आप। ये नहीं लिखा कोई बात नहीं, मैं लिखवाऊंगा इसको बाद में। लिखें, क्लार्क हल ने परिकल्पनाओं, यह भी खास बात है, पियाजे का एग्जैक्ट वही नाम आएगा, क्लार्क हल ने परिकल्पनाओं तथा निगमनात्मक तार्किक ढांचे के रूप में क्लार्क हल ने परिकल्पनाओं तथा निगमनात्मक तार्किक ढांचे के रूप में व्यवहार का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है। व्यवहार का
व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है जो अधिगम का, बात क्यों कर रही हूं, जो अधिगम का, अच्छा बाहर है क्या, सर्वोत्तम सिद्धांत कहलाता है, जो अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत, ये आ चुका है परीक्षा में। अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत किसने दिया? क्लार्क हल ने दिया। अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत कहलाता है। अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत कहलाता है। अब इसमें देखो आप क्या क्या चीजें हैं। एक तो है परिकल्पना। क्या है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस। परिकल्पना क्या होती है? हमने आपको कभी बताया होगा क्या होती है हाइपोथेसिस। हम पहले से कोई अनुमान लगाएं, भविष्यवाणी करें, तो ये व्यवहार के बारे में क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं। पर ये अनुमान ऐसा ही नहीं है, इस अनुमान में तर्क भी है। क्या है? तर्क है। और कैसा तर्क है? इंडक्टिव की डिडक्टिव? डिडक्टिव है, निगमनात्मक तर्क। उसने बहुत अच्छा वाला सूत्र दिया, तो ये सूत्र का ही दूसरा नाम एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये वाला इनका जो सिद्धांत है वो अधिगम का कैसा सिद्धांत कहलाता है? सर्वोत्तम सिद्धांत कहलाता है। क्या है वो सूत्र? हम बात करेंगे एक दो की। अगली बात लिखो आप, तीसरी या चौथी। पहली बात बुक्स, दूसरी बात सर्वोत्तम सिद्ध नहीं, दूसरी बात उत्तर व्यवहारवादी, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, और तीसरी बात सर्वोत्तम सिद्धांत। किस पे बेस्ड है? परिकल्पना भी है, निगमन भी है, तर्क भी है, अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत भी है। अगली बात लिखें। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में, ये याद रखना, फिगर कभी पूछेंगे आपको, 17 पोस्टुलेट्स, इंग्लिश में लिख दो, 17 पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? अभिकथन। 17 पोस्टुलेट्स ब्रैकेट में अभिकथन या अवधारणा क्या लिखा आपने? क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में 17 पोस्टुलेट्स को हिंदी में बोलेंगे अभिकथन या अवधारणा या प्राकल्पना भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। अभिकथन, अवधारणाएं तथा 33 थियरम को हिंदी में क्या बोलेंगे? यस, प्रमेय पर आधारित। क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में 17 पोस्टुलेट्स तथा 133 133 है, 33 नहीं है, तथा 133 थियरम्स या प्रमेय पर आधारित क्लार्क हल ने अपने सिद्धांत में 17 पोस्टुलेट्स तथा 133 थियरम या प्रमेय पर आधारित एक तार्किक संरचना प्रस्तुत की है, पर आधारित एक तार्किक संरचना प्रस्तुत की है, एक तार्किक संरचना प्रस्तुत की है। तार्किक संरचना प्रस्तुत की है। लिखा आपने? थोड़ी मुश्किल आ रही है? कहां पे आई मुश्किल? ओके, ये जो नाम आ रहे हैं ना, ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं के आधार पर इनके सिद्धांत के अलग अलग नाम हैं। और स्पेशली क्लार्क हल की बात करें, कुर्टलेविन की बात करें, टोलमैन की बात करें, इनके सिद्धांतों के नाम ही महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, क्योंकि वो काफी ज्यादा हैं और उन्हीं में बच्चे गच्चा खाते हैं, इसलिए परीक्षा में वो पूछे जाते हैं। तो कभी इनका नाम, इनके सिद्धांत का नाम आ जाएगा तार्किक संरचना का सिद्धांत, कभी आ जाएगा परिकल्पना, निगमनात्मक, अधिगम सिद्धांत। तो हमको समझना है क्लार्क हल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ओके, अब देखो वो 17 पोस्टुलेट्स क्या है, सारे देखने की जरूरत नहीं है। देखो, पहला पोस्टुलेट इन्होंने क्या, केवल देख लो आप उसको। पोस्टुलेट 1 क्या है? देखो आप बोर्ड पे, पोस्टुलेट 1 कहता है, अब चूंकि इन्होंने इंजीनियरिंग के और मैथ्स के हाई लेवल के सूत्र दिए हैं, जिनको समझना बहुत ही टेढ़ी खीर है, रिसर्च करने वाले समझते हैं, हमको समझने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आखिर एक नमूना तो हम देखेंगे कि क्या खेल है। तो इन्होंने बोला कि दरअसल हम जिस
अनुक्रिया या व्यवहार या रिस्पॉन्स को देखते हैं, सुन रहे हो मेरी बात, वो कोवर्ट होता है कि ओवर्ट होता है? कोवर्ट तो मतलब कवर्ड, ओवर्ट मतलब सबको दिखता है। तो हम अनुक्रिया सबको दिखती है ना, रिस्पॉन्स सबको दिखता है ना, पर वास्तव में इसके अंदर क्या होता है? इस पे पहला पोस्टुलेट है कि सबसे पहले आता है स्टिमुलस। क्या आता है? देखो बोर्ड पे, सबसे पहले क्या आता है? स्टिमुलस। और जो सबको दिखता है ओवर्ट बिहेवियर, वो होता है रिस्पॉन्स, एसआर है। लेकिन वो कहते हैं कि जब उद्दीपक हमारे सामने आता है, फिर वो चाहे कॉकरोच हो, चाहे कोई और हो, चाहे कोई कुछ भी हो, वो हट जाता है। वो क्या होता है? हट जाता है। लेकिन हमारे दिमाग में एक शब्द आपको हमने बताया था, याद करो, ट्रेस। ट्रेस याद है आपको? क्या था ट्रेस? ट्रेस कंडीशनिंग क्या थी? एक डिलेड कंडीशनिंग, दूसरी ट्रेस कंडीशनिंग। विलंबित अनुबंध के बाद दूसरा चिन्ह अनुबंध, संकेत अनुबंध, ऐसा था ना एक। तो उसमें क्या था कि बल्ब, घंटी बजी, बज के बंद हो गई, फिर भोजन आया, बंद हो गई ना, लेकिन उसको याद रहता है घंटी बजी थी। तो वैसे उद्दीपक हट गया, चला गया उद्दीपक तो, लेकिन हमारे दिमाग में उसकी याद रहती है। उसको उन्होंने बोला स्मॉल एस। तो पहले सूत्र में उन्होंने कैपिटल एस, फिर बोला स्मॉल एस। और फिर इस स्मॉल एस के कारण से जो हमारे दिमाग में थोड़ी देर पहले जो उद्दीपक आया था, सुना था, देखा था, कुछ भी सेंसरी, पांचों सेंसर से उद्दीपक आते हैं, पता ना आपको? केवल देख के नहीं, सुन के भी उद्दीपक आते हैं, टच करके भी उद्दीपक आते हैं। टच किया, ना देखा ना सुना, फिर भी ये स्टिमुलस है, अंदर गया तो अंदर उसकी याद शेष रहती है, जिसको बोलते हैं स्मॉल एस। क्या बोलते हैं? स्मॉल एस। ये स्मॉल एस दरअसल उद्दीपक का चिन्ह है, ये स्टिमुलस का ट्रेस है। इसके कारण से क्या होता है? इसके कारण से एक न्यूरॉन रिस्पॉन्स होता है। क्या होता है? न्यूरॉन रिस्पॉन्स होता है, जिसको उन्होंने स्मॉल आर बोला। क्या बोला? स्मॉल आर। और ये न्यूरॉन रिस्पॉन्स जो है, ये फिर बदल जाता है मोटर रिस्पॉन्स में। कैसे बदल जाता है? हम गति कर देते हैं, उधर चल पड़ते हैं, और इसी को दुनिया देखती है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। तो दरअसल एस और आर केवल एस और आर नहीं है, बीच में स्मॉल एस और स्मॉल आर भी है। ये जो बीच वाला खेल है, इस बीच वाले खेल को बोलते हैं ओ। बीच वाले खेल को क्या बोलते हैं? ओ। इसलिए क्लार्क हल के पहला जो पोस्टुलेट है, उसके आधार पर इनके सिद्धांत का नाम बनता है स्टिमुलस, ऑर्गेनिज्म और रिस्पॉन्स। बात समझ में आ रही है? आ रही है ना? ये बीच में जो भी खेल होता है, ये ओ है। ये जो चिन्ह चलते हैं, उद्दीपक चिन्ह, कुछ याद रहती है, अंदर अराउजल होता है, बेचैनी होती है, इस पे उन्होंने पहला पोस्टुलेट दिया। तो कोई बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे पोस्टुलेट 2 क्या है इनका? पोस्टुलेट 2 बोलता है, देख रहे हो आप मेरी तरफ, बोर्ड की तरफ देख रहे हो ना? पोस्टुलेट 2 बोलता है कि दरअसल हम जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात करते हैं, वो कोई एक उद्दीपक नहीं है, बहुत से उद्दीपक होते हैं। S1, S2, इधर S1, S2, इस तरह से उन्होंने ढांचा प्रस्तुत किया है। S1, S2, ये सारे उद्दीपक मिलके सिग्मा एस बनता है। क्या बनता है? सिग्मा एस। और इसका परिणाम होता है रेस्पॉन्स। इसको सब देखते हैं। इस तरह से इन्होंने सूत्र दिए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये जो सूत्र है, ये क्या सूत्र है? गणित के, हाई लेवल के गणित के सूत्र हैं, जो क्लार्क हल ने व्यवहार के बारे में बताए हैं, भविष्यवाणियां भी की हैं, परिकल्पनाएं भी दी है, निगमनात्मक तार्किक चीजों की बात भी करी है। तो ऐसा इनका सिद्धांत है, जिसको अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वोत्तम सिद्धांत। थोड़ा सा आपको समझ में आया? तीसरी बात जो बहुत खास है, वो क्या है? अपने पोस्टुलेट्स में उन्होंने पुनर्मिलन को तो महत्वपूर्ण माना ही है, कुछ और चीजें भी बताई हैं, हैबिट स्ट्रेंथ की बात भी करी है। एक उन्होंने बोला है, ये पेवलोव से प्रभावित थे, ठीक है? तो पेवलोव में हमने आपको एक बात बताई थी, एसोसिएशन बनता है दो चीजों में, बताई थी ना, लार में और भोजन में। फिर कंडीशनिंग होती है लार में और घंटी में। नहीं, एसोसिएशन लार में नहीं होता, एसोसिएशन होता है घंटी और भोजन में। एसोसिएशन किस में होता है? घंटी और भोजन में। सुन रहे हो मेरी बात? और फिर कंडीशनिंग किस में होती है? लार में और घंटी में। शाबाश। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जब घंटी और लार में अनुबंध बन गया, तो अब क्या होगा? आगे की बात करी इन्होंने, बहुत बढ़िया, कि अब क्या, जब भी घंटी बजेगी तब क्या आएगा? लार आएगी। यस, जब भी घंटी बजेगी तब क्या आएगी? लार आएगी। शाबाश। तो अब क्या होगा? अब उद्दीपक और अनुक्रिया, इनमें भी एसोसिएशन बन जाता है। समझना मेरी बात? क्लार्क हल ने पेवलोव से एक कदम आगे जाके बात करी कि अब कंडीशनिंग को भी इन्होंने एसोसिएशन में बदलने की बात करी, कि अब उद्दीपक और अनुक्रिया में भी क्या होता है? एसोसिएशन बन जाता है यांत्रिक तरीके से। इंसान फिर हम क्या करते हैं? वही, जैसे सुबह उठे तो उठते ही पहले ब्रश करने चले गए, या उठते ही वॉशरूम में चले गए, उठते ही बेड टी लेता है। तो ये हमारी आदत बन गई, जिसमें हम बस कर जाते हैं, कोई ज्यादा उसमें दिमाग का रोल नहीं है, बस हम उसके बाद वो काम कर जाते हैं।
इसके लिए इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सा काम किया है, और बहुत बढ़िया सा काम कहलाता है होम्योस्टेसिस। इस पे जरूर प्रश्न आता है, क्योंकि ये दो जगह आपके मोटिवेशन में भी है और यहां भी है। वो क्या है, एक बार उसको देखो आप 2 मिनट के लिए, फिर आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। क्या बोला इन्होंने, एक तो वैसे कि एसोसिएशन बनता है रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच में, चलिए बहुत हाई लेवल की बात हो गई। अब इस पे आओ आप, होम्योस्टेसिस एक चीज है, ध्यान देना, होम्योस्टेसिस जिसको बोलते हैं समसंतुलन। क्या बोलते हैं, समसंतुलन चक्र। और इस समसंतुलन चक्र में क्या होता है, शुरुआत होती है सबसे पहले आवश्यकता से, कि हमारे शरीर में किसी चीज की कमी हो गई तो वो आवश्यकता है, उसको बोला नीड। क्या बोला, नीड। तो पहला काम होता है नीड। इसमें NDAGAR का फॉर्मूला याद रखेंगे हम। सबसे पहले आवश्यकता है, नीड है। नीड का मतलब क्या होता है, आवश्यकता का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में किसी चीज की कमी आवश्यकता है, या अति भी आवश्यकता है। कमी या अति आवश्यकता है, याद है आपको ड्राइव वाली बात। इस कमी या अति के कारण से जो एक बेचैनी होती है उसको बोलते हैं ड्राइव। क्या बोलते हैं उसको, चालक बोलते हैं। ये N है, ये D है चालक, और क्या नाम है इसका, प्रणोद। शाबाश। और क्या नाम है, अंतर्नोद। अंतर्नोद, प्रणोद, चालक, 3 नाम है। फिर ये चालक तो एक तरीके से बेचैनी की स्थिति है, लेकिन अभी भी आग नहीं लगी, वो स्टार्ट करने वाली आग लगती है, उसको बोलते हैं हिंदी में उद्वेलन, इंग्लिश में बोलते हैं अराउजल। क्या बोलते हैं, अराउजल। ये तीसरा स्टेप इन्होंने बताया, अराउजल। अराउजल, सुन रहे हो मेरी बात, इसको ए बोलेंगे, ठीक है। फिर इस अराउजल के बाद हम क्या करते हैं, हम इस आवश्यकता को, इस ड्राइव को, इस अराउजल को कम करने के लिए कोई व्यवहार करते हैं, वो हमें लक्ष्य की तरफ ले जाता है, जिसको बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। तो 4 नंबर पे आएगा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। क्या आएगा 4 नंबर पे, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, जिसको जी बोला उन्होंने, शॉर्ट में हम बोलते हैं न्यूमेरिक्स में जी। ये चौथी बात है। फिर जब गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है तो फिर हम मंजिल को पा लेते हैं, उसको बोलते हैं अचीवमेंट। क्या बोलेंगे इसको, अचीवमेंट, उपलब्धि बोलते हैं, ए बोलते हैं। और फिर इससे क्या होगा, कुछ पालेंगे तो फिर रिडक्शन इन अराउजल, आवश्यकता में या अंतर्नोद में या उद्वेलन में कमी आ जाती है। तो रिडक्शन इन नीड भी बोल सकते हैं, रिडक्शन इन ड्राइव भी बोल सकते हैं, रिडक्शन इन अराउजल भी बोल सकते हैं। तो एक स्टेप आ गया रिडक्शन, लास्ट वाला स्टेप है रिडक्शन। आवश्यकता पूरी हो गई, अंतर्नोद प्रणोद कम हो गए, शांति मिल गई, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद में कोई और नीड आती है। तो ये चक्र घूमता रहता है। इस चक्र की बात करने वाले भी क्लार्क हल हैं। तो इस तरह से उन्होंने कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें बताई हैं। ये क्या है मैं आपको लिखाऊंगा, इससे पहले आप लिखें एक बात। अब तक जो मैंने क्लार्क हल के बारे में बताया, आपने अगर ध्यान से सुना तो इनके जितने नाम हो सकते हैं वो आराम से समझ लोगे। तो लिखो नोट, फिर ये भी बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। आप लिखिए नोट, अभी ये लिखा नहीं ना सुनीता, हाँ ओके, आप लिखो नोट, क्लार्क हल, क्लार्क हल का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध है। क्लार्क हल का सिद्धांत निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध है। क्लार्क हल का सिद्धांत निम्नलिखित नामों से प्रसिद्ध है। लिखा सबने, आपको याद है टोलमैन के सिद्धांत का नाम था उद्देश्यपूर्ण व्यवहार। क्या नाम था, और इनके सिद्धांत का नाम व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। ये काफी बार आया है, यहां गलती होती है, तो डेस करके लिखो पहला नाम व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। एक बार वापस घर पे जाके पढ़ना, इस वीडियो को दोबारा देखना। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, क्लार्क हल का सिद्धांत इन नामों से प्रसिद्ध है। डेस किया आपने और फिर लिखा, एक नंबर पे लिखिए ऐसे ही सिंपल, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, ओब्लिक नंबर मत लगाओ, ओब्लिक व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत लिखा सबने, ओके। ओब्लिक परिकल्पना, वही पियाजे वाला नाम है, निगमनात्मक परिकल्पना, निगमनात्मक अधिगम, परिकल्पना निगमनात्मक अधिगम सिद्धांत। दूसरा नाम ओब्लिक, इंग्लिश में लिखना है
हाइपोथेटिको, रीजनिंग को बोलते हैं डिडक्टिव लर्निंग थ्योरी, ओब्लिक। अब चूंकि इसमें गणित के सूत्र हैं तो तर्क भी है, तो एक नाम तार्किक निगमनात्मक सिद्धांत, तार्किक निगमनात्मक, बस निगमन डिडक्टिव याद रख लेना, तार्किक निगमनात्मक सिद्धांत। इंग्लिश में तार्किक को क्या बोलते हैं? लॉजिकल डिडक्टिव। तो एक नाम हो गया लॉजिकल डिडक्टिव लर्निंग थ्योरी, एक नाम हो गया गणितीय अवकलन का सिद्धांत, गणितीय अवकलन का सिद्धांत ओब्लिक मैथमेटिकल कैलकुलेटिव, कैलकुलेटिव, बोलो बोलो क्या हुआ? गणितीय अवकलन का सिद्धांत, स्पेलिंग अवकलन क्या होता है? कैलकुलेशन को भी बोलते हैं ना अवकलन, कैलकुलेशन को अवकलन नहीं बोलते। मैथमेटिकल कैलकुलेटिव थ्योरी लिख लो, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख लो आप, वो कोई टर्म होगी आपके मैथ्स में अवकलन, डिफरेंशियल। ओके, हाँ तो है डिफरेंशियल, पर यहां डिफरेंशियल नहीं है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन का मतलब, कैलकुलेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? गणितीय गणना, एक ही बात है, चलेगा। अवकलन लिख लो आप, कोई गलत नहीं है। कैलकुलेशन को अपन हिंदी वाले बच्चों गणना करूं क्या? ये कंफर्म है कैलकुलेटिव थ्योरी है, तो कैलकुलेटिव है तो अवकलन लिख लो आप। ओब्लिक, ओब्लिक। अब देखो हम, हाँ हाँ ये चलेगा, पूरा ही बोलना पड़ेगा। MATHE, कैलकुलेटिव सही है, ठीक है ना, कैलकुलेटिव ध्यान रखना। ओके, ओब्लिक। अब तीन शब्द है, तीनों को ध्यान रखना पड़ेगा। आवश्यकता, चालक, लिखो। क्लार्क हल के सिद्धांत में आवश्यकता से मामला शुरू हुआ, फिर आवश्यकता कम हुई या बढ़ गई? अब हिंदी में वही तो सवाल है, इंग्लिश में बोलेंगे नीड रिडक्शन, नीड रिडक्शन पे तो मामला खत्म हुआ ना, तो हिंदी में बोलेंगे आवश्यकता न्यूनीकरण। यस, आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। तो एक नाम हो गया आवश्यकता न्यूनीकरण। अब आप बोलेंगे ये क्या है? आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। तो एक नाम हो गया आवश्यकता न्यूनीकरण सिद्धांत। 5 मिनट लगेंगे, बैठ जाओ आप मेरे जैसे दिखते हो तो मेरे को फिर फास्ट होता है। तो रजत जी हैं, नीड रिडक्शन थ्योरी, नीड रिडक्शन थ्योरी ओब्लिक। देखो अंतर्नोद प्रणोद चालक एक ही है। कई बार आपने सुना होगा चालक न्यूनता सिद्धांत, ऐसा सुना है? तो चालक न्यूनता मतलब ड्राइव रिडक्शन को बोलते हैं, चालक न्यूनता सिद्धांत इसको बोलेंगे ड्राइव। आवश्यकता तो न्यूड है, सॉरी नीड है, और चालक क्या है? ड्राइव है। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी एक और नाम हो गया, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी। इसी तरह से अब और भी हिंदी में नाम आ सकते हैं। देखो चालक न्यूनता भी आ सकता है, परीक्षा में एक बार आया था प्रणोद हास सिद्धांत, तो बात एक ही है। प्रणोद हास भी कह सकते हैं इसको, बोलिए नहीं कह सकते क्या? आप बोलेंगे प्रणोद क्या? प्रणोद चालक अंतर्नोद एक ही है, तो प्रणोद हास सिद्धांत भी कहते हैं ना, या अंतर्नोद हास भी आ सकता है परीक्षा में, तो थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी, चालक न्यूनता, ये सारे नाम इसी के। एक नाम और भी है, और वो ये है सर्वोत्तम सिद्धांत। तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें जो पोस्टुलेट्स होते हैं, थियरम होते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें रेक्टिफिकेशन भी होता है। रेक्टिफिकेशन मतलब संशोधन भी होता है। क्या होता है? संशोधन भी। अगर पोस्टुलेट सही है तो मजबूत होता है, नहीं तो फिर उसको बदल देते हैं।
तो इसके लिए एक शब्द और आता है सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी। तो एक नाम हो गया इसका सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलेंगे आत्म संशोधक सिद्धांत। हिंदी में क्या बोल देंगे? आत्म संशोधक सिद्धांत। आत्म संशोधक सिद्धांत, इंग्लिश में एक और नाम सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी। इतने नाम लिखने हैं आपको, सेल्फ करेक्टिंग, सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी। फिर एक वो चक्र भी आपको लिखना है जल्दी से, तभी तो सिलेबस पूरा होगा अपना। ठीक है, जल्दी करो। तो इतने नाम है। व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत, याद रखना व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है तब तो करेंगे क्लार्क हल, और उद्देश्यपूर्ण है तो टोलमैन। परिकल्पना निगमनात्मक अधिगम सिद्धांत, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव लर्निंग थ्योरी। तार्किक निगमनात्मक सिद्धांत, लॉजिकल डिडक्टिव। गणितीय अवकलन, अवकलन की जगह आकलन नहीं कर सकते, अवकलन, गणना, अवकलन ही रखने दो, अवकलन का सिद्धांत। मैथमेटिकल कैलकुलेटिव थ्योरी। एक नाम आवश्यकता न्यूनीकरण, एक चालक न्यूनता, एक प्रणोद हास। ठीक है, इंग्लिश में नीड रिडक्शन आवश्यकता के लिए बोलेंगे, और ड्राइव रिडक्शन बोलेंगे प्रणोद अंतर्नोद के लिए। एक नाम आत्म संशोधक सिद्धांत, करेक्ट सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी। ओके, लिख लिया सबने? बोले लिखा? जल्दी से बताओ एक नंबर पे क्या लिखा? ओके, सबसे अंत में क्या लिखा? आत्म संशोधक सिद्धांत। इंग्लिश में क्या लिखा? सेल्फ करेक्टिंग थ्योरी। क्या लिखा? सेल्फ करेक्टिंग। अब जल्दी से एक बात और लिख लो, विशेष। विशेष जिसके लिए क्लार्क हल जाने जाते हैं, विशेष लिखें। क्लार्क हल ने समसंतुलन चक्र, क्लार्क हल ने समसंतुलन चक्र, इंग्लिश में लिखना होमियोस्टेसिस साइकिल भी बताया है, जिसके 6 चरण हैं। क्लार्क हल ने समसंतुलन चक्र, होमियोस्टेसिस साइकिल भी बताया है, जिसके कितने चरण हैं? 6 चरण हैं। कितने हैं? 6। और उसको याद रखने के लिए आप लिख लो साइड में NDAGAR, गार। NDA गार से याद रख सकते हैं, तो साइड में ये लिख लो आप। ठीक है, अब सबसे पहले एक नंबर पे लिखो, क्या? होमियो, H, हां होमियो, हां HOMEO, होमियोस्टेसिस। अभी सही है? ओके, चलिए एक नंबर पे लिखो आवश्यकता। एक नंबर पे आवश्यकता, एक नंबर पे क्या लिखोगे? आवश्यकता। लेकिन याद रखना इंग्लिश में नीड भी लिखना है, और शॉर्ट में एन भी लिखना है, एन। फिर 2 नंबर लगा के आवश्यकता के बाद आएगा प्रणोद। इसका नाम प्रणोद भी है, इसका नाम अंतर्नोद भी है। ये शरीर के अंदर की स्थितियां हैं। इसका नाम चालक भी है। इंग्लिश में बोलेंगे ड्राइव, DRIVE, और शॉर्ट में बोलेंगे डी। ये दूसरा है। फिर 3 नंबर, आपको जैसा भी स्पेस मिले। फिर प्रणोद के बाद आता है उद्वेलन। उद्वेलन मतलब अब रहा नहीं जाता, हम शुरू हो जाते हैं, मंजिल की तरफ भागते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे अराउजल। इसमें डबल आ रहा था कि सिंगल आ रहा था, देख लेना। ए, तो 3 आ गए, NDA। फिर चौथा, फिर क्या करेंगे? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे 4 नंबर पे। तो 4 नंबर पे लिखो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। लिख रहे हो ना सब लोग? लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, इंग्लिश में बोलते हैं गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। फिर प्राणी यही काम करता है। और शॉर्ट में इसको बोलेंगे जी। तो क्या क्या आ गया? NDAGAR। फिर इसके बाद 5वें नंबर पे आएगा, 5वें नंबर पे आएगा आपका उपलब्धि। इंग्लिश में बोलेंगे अचीवमेंट, शॉर्ट में बोलेंगे ए। और फाइनली 6 नंबर पे
उद्वेलन में कमी। यहां उद्वेलन में कमी भी बोला है, आवश्यकता में कमी भी बोला है, और अंतर्नोदमिक चालक में कमी भी बोला है। तो तीनों बात एक ही है। उद्वेलन में कमी ये 6 नंबर पे है, ठीक है। और 6 नंबर वाले की इंग्लिश यहां पे लिख लो, आर बोलेंगे इसको, रिडक्शन इन अराउजल, रिडक्शन इन अराउजल। ओके, तो याद रखना NDAGAR, N से नीड, D से ड्राइव, A से अराउजल, G से गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, फिर A से अचीवमेंट, और फिर R से रिडक्शन इन अराउजल, और उसके बाद वापस फिर आवश्यकता आ जाती है। ये चक्र चलता रहता है। ये चक्र क्या होता है? चलता रहता है। एग्जाम्पल ले सकता है, हमारे शरीर में भोजन की कमी हो गई। किसकी कमी होगी? कमी होगी ना, तो इसको क्या बोलेंगे? नीड। भोजन की कमी को क्या बोलेंगे? नीड बोलेंगे, आवश्यकता बोलेंगे। फिर बेचैन हो गए। भोजन की कमी कहां होती है पता है आपको? तन में कि मन में? पहले कमी तन में होती है, तन में होती है ना, फिर ये खबर जाती है दिमाग तक भी, तो फिर एक स्थिति आती है जिसको बोलते हैं बेचैनी की स्थिति है। ये बेचैनी कहां होती है? तन में और मन में, दोनों जगह होती है। इसको बोलते हैं साइकोफिजिकल टेंशन। क्या बोलते हैं उसको? साइकोफिजिकल टेंशन का नाम है ड्राइव। प्रणोद अब रहा नहीं जाता। आपको बहुत तेज भूख लगी है, आपको कोई बोलेगा क्लास लो, पढ़ो, बैठो, ड्राइव में बहुत सी चीजें आती हैं, वो भी आपका तेज बाथरूम आ रहा है तो भी बेचैनी रहती है ना, अति होगी तो भी आवश्यकता है। तो कोई कहता है कि क्या हो गया आपको, आप बोले मुझे भूख लगी है, तो ये भूख, नींद, प्यास ये है। ये फिर हम आपको मोटिवेशन वापस बताएंगे। फिर अब रहा नहीं जाता तो फिर भोजन की तरफ अब चलो, बस करना ही है, कुछ नहीं तो जान निकली, फिर आप चल पड़े, ये उद्वेलन है। अब आपका हर कदम आपके भोजन की मंजिल की तरफ होगा। फिर भोजन मिला तो आपकी भोजन ये है उपलब्धि, फिर आपकी वो रिड्यूस हो गई, रिडक्शन हो गया, और फिर मामला ठीक हो गया। लेकिन फिर 2 घंटे बाद फिर आवश्यकता आएगी,